and I am confident that we will complete all the projects, and in which we are developing the road infrastructure, particularly starting from Kashmir to Kanyakumari. We are constructing 5 tunnels and roads up to Ladakh and Leh. Now, at least 141 people have died following the collapse of a footbridge in western India. आपको कब पता चला कि ऐसे से देश का एक्सीडेंट हो गया है? मुझे रात को 2:15 बजे फोन पहुंचा था। मैं हाथरस में था, यहाँ से शाम को ही गया था। एक शादी को अटेंड करने के लिए जयपुर जा रहा था, तो 2:15 बजे मेरे पास फोन पहुंचा। मैं साथ के साथ वहां से वापस हो लिया और यहाँ 7 बजे आया। उसके बाद में जब से वो अभी तक आईसीयू में है। आज इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की रेस में है, लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो पिक्चर कुछ ऐसी नजर आती है। एक तरफ मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, चेनाब ब्रिज और दिल्ली का मुंबई एक्सप्रेसवे और वंदे भारत जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट्स, और दूसरी तरफ इतनी सारी गाड़ियां और ट्रैफिक के लोग घंटों तक जाम में फंस जाते हैं, और थोड़ी बारिश क्या हो जाए तो सड़कें और कॉलोनीज पानी से भर जाती हैं। और इंडिया की इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस डिमांड को पूरी तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा है। इंडिया के पास वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, लेकिन रोड क्वालिटी और एक्सप्रेसवे डेंसिटी के मामले में इंडिया भी चाइना और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज से पीछे है। चाइना ने पिछले 30 सालों में 1,80,000 किलोमीटर से भी ज्यादा रेलवे नेटवर्क बना दिया, और इंडिया का हाई स्पीड कॉरिडोर नेटवर्क अभी लगभग 5,364 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि स्केल तो बड़ा है, लेकिन एफिशिएंसी का गैप अभी भी है। और अगर हम ब्रिजेस की बात करें तो इंडिया ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है, चेनाब ब्रिज। Highest single arch railway bridge. It's part of a crucial rail connectivity project that connects Indian administered Kashmir with the rest of the country for the first time by rail. और जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है वो भी एक इंजीनियर मार्वल माना जाता है, लेकिन नेशन वाइड लेवल पर आज भी हजारों ब्रिज मेंटेनेंस और सेफ्टी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ डिकेड्स में बिटवीन 1977 टू 2017 इंडिया में 2130 से ज्यादा ब्रिजेस में से कुछ तो कोलैप्स हो चुके हैं, या फिर कुछ ब्रिजेस तो कंस्ट्रक्शन के दौरान फेल हो गए, या फिर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से पूरी तरीके से सर्विस नहीं दे पाए, और कुछ ब्रिजेस तो सेफ्टी रीजंस की वजह से बंद भी कर दिए गए। इसका सीधा मतलब यह है कि इंडिया वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना सकता है, लेकिन अभी पूरे नेटवर्क को वर्ल्ड क्लास बनाना बाकी है। देखिए, 1.4 बिलियन लोगों के देश में किसी भी देश के लिए एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक चैलेंजिंग काम है, लेकिन फिर भी इंडिया ने वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बनाया और 1,46,000 किलोमीटर से भी ज्यादा नेशनल हाईवेज बनाए, 164 एयरपोर्ट्स बनाए और 69,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क बिछाया। लेकिन बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले इंडिया अभी भी कम्पीट नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये है कि ऐसी कौन सी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से रोक रही है, और इंडिया को ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर पावर बनने के लिए कौन से रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया को बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से रोक रही है। देखिए, जो सबसे पहले इंडिया की बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है वो है लैंड एक्विजिशन। इमेजिन कीजिए, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यहाँ पर 50,000 करोड़ का एक एक्सप्रेसवे बनाना है। इंजीनियर्स रेडी हैं, फंडिंग भी रेडी है और कॉन्ट्रैक्टर भी रेडी है, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जमीन ही नहीं मिली। एक्सपर्ट्स और OECD भी कहते हैं कि लैंड एक्विजिशन इंडिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। कंपेंसेशन डिस्प्यूट्स, ओनरशिप इश्यूज और लीगल चैलेंजेस प्रोजेक्ट्स को कई सालों तक डिले कर देते हैं। 2025 में नोएडा यमुना रीजन में 37 रोड प्रोजेक्ट्स लैंड डिस्प्यूट की वजह से अटक गए, और लगभग 590 लैंड डिस्प्यूट पॉइंट्स की वजह से रोड कनेक्टिविटी इनकम्प्लीट रही और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स 10 साल तक स्टक रहे। और दोस्तों, लैंड एक्विजिशन के बाद कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। एक और बड़ी प्रॉब्लम है और वो है ब्यूरोक्रेसी। देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अगर पूरा नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो गया है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। कई बार प्रोजेक्ट रुकने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंडिंग या फिर इंजीनियरिंग नहीं बल्कि अप्रूवल होती है। सोचिए, गवर्नमेंट एक एक्सप्रेसवे बनाना चाहती है। अब रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट को सबसे पहले कई सारे डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है, जैसे कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट।
और लोकल अथॉरिटीज, और हर डिपार्टमेंट अपना अलग अलग रिव्यू करती है। एग्जाम्पल मान लो कि एक्सप्रेसवे का रूट एक जंगल से होकर गुजरता है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलेगा कि पहले एनवायरमेंट इंपैक्ट रिपोर्ट लाओ। अब रिपोर्ट आ गई है तो पावर डिपार्टमेंट बोलेगा कि यहाँ पर हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन है, अब इसको शिफ्ट करो। फिर रेलवे डिपार्टमेंट बोलेगा कि यहाँ पर तो रेलवे क्रॉसिंग है, इसके डिजाइन को चेंज करो। और रिजल्ट ये है कि रोड अभी बनी नहीं है, लेकिन फाइल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस घूम रही है। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो है बिडिंग सिस्टम। इसकी वजह से कई बार गवर्नमेंट को और इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ्टी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब सोचिए गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहती है, अब इस प्रोजेक्ट को बनाने में 1000 करोड़ रुपीस लगने वाले हैं। अब गवर्नमेंट टेंडर निकालती है और 5 कंपनीज अप्लाई करती हैं, कंपनी ए, बी, सी, डी और ई। अब देखिए जो कंपनी ए है वो 1000 करोड़ रुपए मांगती है इस ब्रिज को बनाने के लिए, और जो कंपनी बी है वो 950 करोड़ रुपए मांगती है, और जो कंपनी सी और डी है वो 900 करोड़ और 850 करोड़ रुपए मांगती है। लेकिन जो कंपनी ई है वो 700 करोड़ मांगती है। अब पेपर पे क्या लगता है, जो कंपनी ई है वो सबसे अच्छी लगती है क्योंकि उसने सबसे कम पैसे मांगे हैं। अब टैक्स पेयर का पैसा बचेगा और गवर्नमेंट खुश क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर मिल गया। तो असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। कंपनी को लगता है कि जो उसने प्रोजेक्ट लिया है 700 करोड़ में, तो उसमें इसका प्रॉफिट नहीं होने वाला है या फिर कम होने वाला है। तो ऐसे में कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट बचाने के चक्कर में सबसे सस्ते सब कॉन्ट्रैक्टर्स हायर कर सकते हैं, और जो मटेरियल क्वालिटी है उसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, और जो मेंटेनेंस स्टैंडर्ड है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और इसी वजह से प्रोजेक्ट की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, और इसी वजह से कई सारे इंसिडेंट्स भी होते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर सवाल ये है कि दुबई, जापान और सिंगापुर जैसे देशों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है, और इन देशों ने इन प्रॉब्लम्स का सामना कैसे किया। तो समझते हैं इंडोनेशिया की स्मार्ट स्ट्रैटेजी से। देखिए इंडिया की तरह इंडोनेशिया भी लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम फेस कर रहा था। तो इंडोनेशिया ने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हर प्रोजेक्ट अलग अलग लैंड के पीछे भागेगा तो डेवलपमेंट कभी भी फास्ट नहीं हो पाएगा, और इसीलिए गवर्नमेंट ने खुद जिम्मेदारी ली। गवर्नमेंट ने स्पेशल लैंड एजेंसीज बनाई, इनका काम सिर्फ लैंड एक्वायर करना होता था। देखिए इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इंडिया में यूजुअली क्या होता है कि इन्वेस्टर बोलता है कि मुझे रोड बनानी है, लेकिन फिर गवर्नमेंट बोलती है कि पहले जमीन लाओ। इन्वेस्टर बोलता है कि जमीन कहां से लाऊं, और गवर्नमेंट बोलती है कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि जमीन कहां से लाए। और इसी पूरे चक्कर में जो प्रोजेक्ट बनने वाला होता है वो डिले हो जाता है। लेकिन इंडोनेशिया में ऐसा नहीं होता है। इंडोनेशिया में इन्वेस्टर बोलता है कि मुझे रोड बनानी है, लेकिन गवर्नमेंट वहां पर ये नहीं बोलती है कि जमीन लाओ। गवर्नमेंट वहां पर बोलती है कि जमीन का इंतजाम हमने कर दिया है, तुम्हें केवल कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करना है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो डेवलपमेंट होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डिले नहीं होते हैं। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर्स को जमीन ढूंढने का काम नहीं दिया, गवर्नमेंट ने पहले जमीन रेडी की और फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाया। और इसी वजह से लैंड डिस्प्यूट डेवलपमेंट की स्पीड को इतना स्लो नहीं कर पाए जितना कि वो पहले करते थे। और इसी तरह से साउथ कोरिया को भी इंडिया जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता तो उसे भी कई डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, और हर डिपार्टमेंट का अपना प्रोसेस, अपनी टाइमलाइन और अपना पेपर वर्क होता था। और इन सब का रिजल्ट ये होता था कि जो प्रोजेक्ट होता था उसकी स्पीड स्लो हो जाती थी। फिर साउथ कोरिया ने क्या किया, साउथ कोरिया ने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। देखिए पहले साउथ कोरिया में क्या होता था, पहले अप्रूवल 1 कंप्लीट करो, फिर अप्रूवल 2 कंप्लीट करो, फिर अप्रूवल 3 कंप्लीट करो, ऐसे ही 20 और अप्रूवल्स, यानी कि एक परमिशन खत्म होने के बाद ही दूसरी परमिशन शुरू हो जाती थी। अब यहाँ पर साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ ही इन्वॉल्व कर दिया, यानी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटीज सब एक ही टाइम पर रिव्यू कर लेंगे। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखिए पुराना सिस्टम क्या था, एनवायरमेंट अप्रूवल में 3 महीने लग जाते थे, पावर अप्रूवल में 2 महीने, रेलवे अप्रूवल में 2 महीने और लोकल अप्रूवल में 3 महीने। ऐसे सारे अप्रूवल्स मिला के लगभग 10 महीने लग जाते थे। अब साउथ कोरिया ने क्या किया, एनवायरमेंट, पावर, रेलवे और लोकल अथॉरिटीज सब एक साथ काम करते हैं। अब सोचिए आपको कॉलेज एडमिशन के लिए 10 टीचर्स के सिग्नेचर चाहिए। पुराने सिस्टम में क्या होता था, एक टीचर के पास जाओ, फिर दूसरे टीचर के पास जाओ, फिर तीसरे टीचर के पास जाओ, यानी कि पूरा दिन खत्म हो जाता था। और साउथ कोरिया का मॉडल कुछ ऐसा है। देखिए सारे टीचर्स एक ही रूम में बैठे हैं और एक ही बार में सारे सिग्नेचर हो जाएंगे, काम खत्म। इससे काम फास्टर होगा, लेस कंफ्यूजन होगा और लेस डिले होगा। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में कई बार प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन से नहीं बल्कि परमिशन की वजह से भी डिले हो जाते हैं। लेकिन साउथ कोरिया ने क्या किया, साउथ कोरिया ने सारे डिपार्टमेंट्स को एक ही टेबल पर बिठा दिया, इससे काम आसान हो गया। और चाइना ने भी सिर्फ रोड्स नहीं बनाई बल्कि पूरा सिस्टम बनाया। देखिए इंडिया का ट्रेडिशनल मॉडल क्या था, कई बार ऐसा होता था कि पहले रोड बन गई, फिर बाद में सोचा कि अब इस रोड का यूज कौन करेगा, या फिर पोर्ट बन गया लेकिन उससे कनेक्ट करने वाली रेलवे लाइन बाद में बनी। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो था लेकिन इकोसिस्टम नहीं था। लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना ने प्लानिंग उल्टी तरीके से की। सबसे पहले चाइना ने पूरे मैप को देखा और सोचा फैक्ट्री कहाँ लगेगी,
फैक्ट्री का माल पोर्ट तक कैसे जाएगा और पोर्ट से एक्सपोर्ट कैसे होगा और रॉ मटेरियल कैसे आएगा। फिर उसने सब कुछ एक साथ प्लान किया। पहला स्टेप मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, दूसरा स्टेप लॉजिस्टिक हब, फैक्ट्री के पास वाले वेयर हाउसेज और लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाए ताकि गुड्स स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तीसरा स्टेप एक्सप्रेसवे बनाए, फैक्ट्री और लॉजिस्टिक्स हब्स को एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया ताकि ट्रक्स और ज्यादा फास्ट मूव कर सकें। और स्टेप 4 फ्रेट रेलवे, उसी एरिया को डेडिकेट फ्रेट रेलवे से कनेक्ट किया गया ताकि बल्क गुड्स चीपली ट्रांसपोर्ट हो सके। और नंबर 5 स्टेप पोर्ट्स, और पूरे नेटवर्क को पोर्ट से कनेक्ट कर दिया गया ताकि प्रोडक्ट सीधा दुनिया से बाहर भी एक्सपोर्ट हो सके। और इसीलिए चाइना ने सिर्फ रोड्स नहीं बनाए बल्कि चाइना ने एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बना दिया। देखिए एक्सप्रेसवे जब पावरफुल बनती हैं जब उसके आसपास फैक्ट्रीज हो, और फैक्ट्रीज जब पावरफुल बनती हैं जब उसके आसपास रेलवे नेटवर्क हो। और सीधी सी बात है, रेलवे जब यूजफुल होता है जब उसके पास कोई पोर्ट हो। और जब ये सब सारी चीजें एक साथ होती हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक इकोनॉमिक ग्रोथ का काम करता है। सो दैट्स इट माई सेल्फ टुडे। आई होप इस एपिसोड से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो इंडिया की गवर्नमेंट तक पहुंचती है तो इंडिया के गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर रही हैं, वो कैसे सिस्टम्स बना रही हैं ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बना सके। तो उनसे भी हमें इंडिया को कोई लर्निंग मिलनी चाहिए। और अगर इस एपिसोड से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला हो तो इस एपिसोड को लाइक करें और ऐसी और बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज के लिए डिकोडिंग इनसाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।